हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र सर। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। आज उससे आगे बायोलॉजी के बारे में जानते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। तो आज की क्लास कल जहाँ से ख़त्म किए थे बायोलॉजी की क्लास, वहाँ से शुरू करते हैं। किसी भी जीव जंतु के लिए बच्चों, डियर स्टूडेंट, किसी भी जीव जंतु के लिए समझने और पढ़ने के लिए उनके बारे में निम्न 3 बातों को से हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और 3 टॉपिक्स और 3 बातें हैं। नंबर 1 मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब आकार की बच्चों। जब हम किसी जीव जंतुओं के बाहरी संरचना का वर्णन करते हैं तो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। कोई भी जीव जंतु होगा बच्चों, पेड़ पौधे या जीव जंतु कोई भी है, उस पेड़ पौधे के बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में, उसका आकार, प्रकार, हाइट कितनी है, सभी के बारे में हम मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक फिजियोलॉजी मतलब कार्य की। जब हम किसी जीव जंतुओं के कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, फिजियोलॉजी कहलाता है। कहने के तात्पर्य बच्चों ये हुआ, डियर स्टूडेंट, फिजियोलॉजी जब हम किसी भी जीव जंतु के कार्यों के बारे में, अभी तो मॉर्फोलॉजी में हम आकार प्रकार पढ़ें, कोई भी पेड़ पौधा हो, जीव जंतु है, उसके हाइट, लंबाई, चौड़ाई के बारे में पढ़ें, बाहरी आकारकों के बारे में, संरचनाओं के बारे में जानें। और फिर फिजियोलॉजी में मैंने पढ़ा कि उसके जो बाहरी आकार प्रकार के अंग हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, कार्य क्या हैं, इसके बारे में बच्चों फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तीसरा है एनाटॉमी मतलब शारीरिक संरचना। इसमें हम बच्चों जब हम किसी जीव जंतुओं के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, एनाटॉमी कहलाता है। इसमें बच्चों, डियर स्टूडेंट, एनाटॉमी में जब हम कोई भी जीव जंतु होगा, उसके अंदर इंटरनल के बारे में जानकारी लेते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तब उन्हें हम एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे हड्डी के बारे में उनका हो गया, हड्डी कैसा होगा, बॉडी में हड्डी कितनी होंगी जीव जंतुओं के, या ब्लड के बारे में, ब्लड कैसा होगा, कितना किस मनुष्य मतलब मनुष्यों में कितना ब्लड पाया जाएगा, जीव जंतुओं में कितना ब्लड पाया जाता है, या फिर ऊतकों के बारे में, सेल टिश्यूज़ के बारे में, आंतरिक संरचनाओं के बारे में हमको पढ़ना है। तो बच्चों, हमें 3 टॉपिक को लेकर किसी भी जीव जंतु को समझने और पढ़ने के लिए 3 टॉपिक को हमेशा मेमोराइज याद रखिए, और उसी प्रकार से हम किसी भी जीव जंतु के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मॉर्फोलॉजी जंतुओं के बाहरी आकार को, संरचनाओं को हमको पढ़ना होगा मॉर्फोलॉजी में। और फिजियोलॉजी में क्या करना होगा, किसी भी जीव जंतु के उसके कार्यों के बारे में समझना और पढ़ना होगा। और एनाटॉमी और जीव जंतु के आंतरिक इंटरनल पार्ट्स को, हमें अंगों के बारे में पढ़ना होगा। जैसे बॉडी वेट कितना हुआ उसका, ब्लड कितना होगा, टिश्यू के बारे में पढ़ना होगा, हड्डियों के बारे में पढ़ना होगा, अंग प्रत्यंग आदि के बारे में, सभी किस्म पढ़ना होगा एनाटॉमी में। ठीक बच्चों, अब आते हैं कोशिका के बारे में बच्चों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। सेल क्या होता है बच्चों? सेल होता है कोशिका प्रत्येक जीवधारी की आधारभूत रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की आधारभूत रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। नेक्स्ट, कोशिका का अध्ययन बच्चों, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है।
सर्वप्रथम बच्चों कोशिका की सर्वप्रथम मृत, ध्यान दीजिएगा इस पर, मृत कोशिका का डेड सेल, मृत कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में, 1665 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में, वो वैकल्पिक एग्ज़ाम हो, वनडे एसएससी के एग्ज़ाम हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें ज़रूर ये पूछा जाता है कि मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक 1665 ईस्वी में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों इसमें। और यह इंग्लैंड के थे। इन्हें रॉबर्ट हुक को कहा जाता है बच्चों, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक, सर्वप्रथम यहाँ तो मृत कोशिका का एक्सप्लेनेशन हुआ। मृत कोशिका की खोज कौन की है? रॉबर्ट हुक। कितने में, किस सन में किया था? 1665 में किया था। अब डेड सेल, नेक्स्ट इसमें सर्वप्रथम जीवित कोशिका, वहाँ पर डेड सेल था, मृत कोशिका, यहाँ पर जीवित कोशिका। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज बच्चों 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज बच्चों एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से राइट डाउन करिएगा, पढ़िएगा बच्चों। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक साहब, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी द्वारा कार्क के सेक्शन में मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई दिए इन्हें। रॉबर्ट हुक ने कार्क के सेक्शन में मधुमक्खी के छत्ते के समान सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा कि छोटे छोटे छत्ते के समान संरचना दिखाई दे रही थी। इन्होंने कोष्ठकों को उसने कोशिका का नाम दिया। जब दिखाई दिया तो रॉबर्ट हुक साहब ने उन्हें उन कोष्ठकों का नाम क्या दिया? आपको कोशिका नाम दे दिया। ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें कहते हैं एक कोशिकीय जीव। और ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु है। सबसे छोटी कोशिका बच्चों माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणुकी है। नेक्स्ट, बहुत पूछा जाता है बच्चों, ये बहुविकल्पी वनडे एग्जाम में जितने तैयारी बहुविकल्पी हाई स्कूल हो, चाहे इंटर लेवल हो, हाई सेकेंडरी लेवल हो, जो भी हो बच्चों, इसमें यह क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणुकी है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है बच्चों, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। नेक्स्ट, स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था बच्चों। स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, मनुष्यों में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल होती है। मनुष्य में सबसे छोटी पाई जाने वाली सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल होती है बच्चों। नेक्स्ट, मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु होती है तथा सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन होता है बच्चों।
तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होता है। बच्चों, कल की क्लास के बाद से आज की क्लास वाला ये राइट डाउन नोट करेंगे बच्चों। एक कोशिका के बारे में था और आज की क्लास बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास कल होगा। अब बच्चों नोट करिए, राइट करिए, नोट्स बनाइए, राइटिंग करिए और अच्छी तरह से बच्चों इसको पूरी तरह से याद रखिए, याद करिए। आज की क्लास बस इतना ही। धन्यवाद।